हे गाइस, व्हाट इज़ अप? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपके सामने एक बार फिर से एक एजुकेशनल वीडियो लेके आ चुके हैं एंड इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आई रियली होप कि आप इससे कुछ नया सीख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है एंड ऑल्दो वी टेंड टू ओवरलुक दिस फैक्ट कि हम एक्चुअली हमारी लाइफ में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरल परसेप्शन है वो हमें ये बताता है कि काफी सारा पेपर वर्क लगता है, कई जगह पे साइन करना पड़ेगा, काफी लीगल मैटर में हमें घुसना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। ऑल्दो हर केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि और स्पेशली इन टेक्नोलॉजिकल एरा हम बहुत बार ऐसा होता है कि बिना एक्चुअली पेपर वर्क किए ही एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देते हैं। जैसे अगर हम कोई ऑनलाइन ऐप, आजकल हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर हमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होती हैं। तो बेसिकली दैट इज एन ऑफर एंड वी एक्सेप्ट दैट ऑफर, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो हम पहला पॉइंट कवर कर चुके हैं। और दूसरा पॉइंट है कि हमें एक्चुअली लेमैन टर्म्स में अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है मोस्टली लोगों को, बट लॉ में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है एंड इन दिस वीडियो वी विल लुक इनटू इट कि ये एक्चुअली कैसे डिफरेंट है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। बिकॉज इसमें एक बहुत थोड़ी सी एक वेरी थिन लाइन है जो कि इन्हें सेपरेट करती है, जिसको एक्चुअली स्ट्राइक आउट करना कभी कभार थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, विच विल कवर इन दिस वीडियो। ऑल्सो आर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड? ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी विल सी दिस क्वेश्चन इन दिस अपकमिंग वीडियो। एन एग्रीमेंट, अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो वो हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करता है दैट व्हाट इज एन एग्रीमेंट। तो एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस बिटवीन टू एंटिटीज क्रिएटिंग अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ बाय लॉ। सो अगर हम किसी दो पार्टीज के बीच में, वो दो पार्टीज कोई भी हो सकती हैं, दो लोग हो सकते हैं, फिर दो कॉर्पोरेशन भी हो सकती हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो कोई एक ऑफर करता है किसी चीज को और दूसरा कोई एक्सेप्ट कर लेता है विद लॉफुल कंसिडरेशन, तो हम उसे एग्रीमेंट कह सकते हैं और ये एक प्रॉमिस बन जाता है। तो बेसिकली प्रॉमिस अगर बन रहा है कहीं पे तो हम उसे एक एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। और अगर हम एग्जैक्ट वर्बैटिम देखें तो इसमें लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब एक प्रॉमिस भी हो सकता है और कई सारे कपल ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is an agreement. Now, what is consideration? Consideration is something of value given by the offeree to the offerer in exchange of something of value. अब इसमें ये लिखा है कि बेसिकली अगर जो एक ऑफरी है जो कि ऑफर नहीं दे रहा है, जिसके पास ऑफर आ रहा है, वो कुछ ऐसा देगा जिसकी एक वैल्यू ऑब्जेक्टिवली डिफाइन की जा सकती हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो अगर वो ऑफरर को वो प्रोवाइड करता है तो उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। और जरूरी नहीं कि हमेशा ये कुछ ऐसा मनी के फॉर्म में ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक प्रॉमिस हो जो कि ऐसा डिफाइन करता हो कि मैं कुछ ऐसा एक एक्ट है जो कि मैं करूंगा या फिर जो कि नहीं भी करूंगा। इवन एब्सटेनिंग फ्रॉम एन एक्ट इज कैन बी कंसिडर्ड एज लॉफुल कंसिडरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड टू फॉर्म एन एग्रीमेंट। तो पहला इंग्रेडिएंट है हमारे पास, वो है टू और मोर पार्टीज। ऑब्वियसली अगर कोई चीज के अंदर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन लाना है, म्यूचुअल कंसेंट लाना है, तो उसके लिए कम से कम दो पार्टीज तो चाहिए ही, ऑल्दो दो से ज्यादा भी पार्टीज हो सकती हैं। सेकंड हमारे पास रखा है कि लिखा है ऑफर स्लैश प्रपोजल, जो कि सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टर्म्स। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में ऐसा देखते हैं कि हम ए और बी दो पार्टीज हैं, दो लोग हो सकते हैं, और ए एक ऑफर देता है बी को कि आई विल सेल माई कार फॉर ₹5 लाख। तो इसमें अपनी उसने विलिंगनेस भी, इच्छा भी व्यक्त कर दी है सामने कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, और टर्म्स भी साथ में रख दिए हैं कि मैं टर्म्स ये हैं कि मैं अपनी कार को 5 लाख में बेचूंगा, विच इज 5 लाख। तो ये कंसिडरेशन मानी जा सकती है अगर वो एक्सेप्ट करता है ऑफर बी तो। नाउ थर्ड कम्स एक्सेप्टेंस। Acceptance is basically an expression of absolute and unconditional consent to all the terms set out in the offer. मतलब अब बी यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकता है कि नहीं मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में नहीं 4 लाख में खरीद लूंगा, तो उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। एक्सेप्टेंस अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो एग्जाम्पल में एक्सेप्टेंस वो होगी अगर बी कहता है कि हाँ आई एम रेडी टू पे 5 lakhs फॉर योर कार, दैट वुड बी एक्सेप्टेंस इन इट्स टर्म्स। ऑल्सो एक्सेप्टेंस का एक और काफी बड़ा पार्ट है कि
इन द सेम सेंस में होनी चाहिए वो सब चीजें, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपनी मेरे पास मान लीजिए 2 कार है या फिर ए के पास 2 कार थी, उसमें से वो कोई एक कार बेचना चाह रहा था, बट जो बी ने समझा वो था कि कोई दूसरी कार बेचना चाह रहा है ए। तो कंसेंसस एज एड इडम हम इसे कहते हैं, एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब होता है कि सेम पॉइंट पे मिलना चाहिए पार्टीज को, मतलब सेम जगह पे उनका थॉट जाना चाहिए कि हम सेम चीज बेच रहा है, वही सेम चीज ये खरीद रहे हैं, तभी इसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। प्रॉमिस जो कि सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। अब जब ऑफर मिल चुका है, ऑफर मतलब कन्वे हो चुका है, उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है इन दैट सेम सेंस, तो उस एक्सेप्टेंस के बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, जो कि हमें या फोर्थ स्टेप कह सकते हैं, जिसको कि जिसे हम मान लेते हैं प्रॉमिस। तो अगर एक्सेप्टेंस हो चुकी है तो फिर हम उसे प्रॉमिस कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, कंसिडरेशन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस इज मेड। प्राइस जरूरी नहीं है हमेशा इकोनॉमिक वैल्यू में हो, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, बट इस केस में जैसे when buying a pen from a shopkeeper for ₹10, pen is the consideration for the proposer and ₹10 is the consideration for the shopkeeper। तो यहाँ पे 10 रुपीज भी कंसिडरेशन है और यहाँ पे पेन भी एक कंसिडरेशन माना जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा इकोनॉमिक वैल्यू में ही हो, बट नॉन इकोनॉमिक वैल्यू में भी कंसिडरेशन लॉफुल है। अब हम एक छोटी सी इक्वेशन को समझ लेते हैं। अग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये इसके अंदर लिखा है। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस which is basically offer and acceptance। तो अगर अब ऑफर होगा फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो एक ऑब्वियसली प्रॉमिस बन जाएगा। प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, जिससे कि फिर एक एग्रीमेंट बनता है। We again have an example here। यहाँ पे 2 टाइप के कंसिडरेशन है which are reciprocal। तो एक पार्टी के लिए कुछ और कंसिडरेशन है, एक पार्टी के लिए कुछ और कंसिडरेशन है। So let's move to the next slide। अब कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जबकि एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट बनने के लिए द एग्रीमेंट शुड नॉट एक्सप्रेसली बी डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब अगर पहले ही अकॉर्डिंग टू लॉ अगर कोई एग्रीमेंट नहीं फॉर्म हो सकता या फिर वो एक्चुअली लीगल कैपेसिटी होल्ड ही नहीं करता है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्न नहीं किया जा सकता है। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि नहीं माने जाते हैं लॉ में, विच आर लॉफुल, तो उन्हें एग्रीमेंट का दर्जा कभी मिलता ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कभी नहीं बन पाते हैं। और उसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखने वाले हैं। पहला है अग्रीमेंट मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो अब बिना कंसिडरेशन के अगर एग्रीमेंट बनता है तो फिर वो सिर्फ प्रॉमिस बन जाएगा, एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। सेकेंड है हमारे पास अग्रीमेंट्स दैट आर मेड इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो अगर मैरिज के रिस्ट्रेंट में कोई भी एग्रीमेंट ऐसा बन रहा है, अगर दोनों पार्टीज मेजर है मैरिज में, तो फिर वो एक लॉफुल एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। थर्ड पे है अग्रीमेंट दैट आर मेड इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड के रिस्ट्रेंट में भी सेम मैरिज वाला रूल है कि यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा और उसे अग्रीमेंट का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे हम एक प्रॉमिस मान सकते हैं बट उसे अग्रीमेंट नहीं मान सकते हैं। फोर्थ है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये तो ऑब्वियसली हमें पता ही है, हमारा अगर हम देखा जाए तो लॉजिकली भी ये सही है, क्योंकि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स से कोई बचना चाह रहा है इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। और अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इसलिए अलाउ नहीं होता क्योंकि फिर उसके बाद उसके ऊपर किसी चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं अप्लाई होगा। बेसिकली हम इसे कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर वायलेशन होता है इस एग्रीमेंट का तो द नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी हैज नो राइट टू क्लेम, क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं बचेगा जहां से वो अपना राइट क्लेम कर सकें और या फिर कॉम्पनसेशन ले सकें बेसिकली। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फिफ्थ पॉइंट है वी हैव अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। जिस चीज के होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, तो उसे भी हम पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। सिक्स्थ है अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर इज बेसिकली सट्टा लगाना, जैसे कि हमने सुना ही होगा हिंदी में। तो वेजर एग्रीमेंट्स हमें पता ही है कि ये लीगल नहीं है इंडिया में, और इसके अंदर म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग है और अनसर्टेन इवेंट है। यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल जो फिफ्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी कंट्रोल में नहीं है कोई चीज, तो इसलिए ये एक लीगल एग्रीमेंट नहीं है। ऑन सेवेंथ वी हैव अग्रीमेंट कंटिंजेंट टू एन इम्पॉसिबल इवेंट।
अगर कोई चीज हो ही नहीं सकती है तो फिर उसके साथ अगर उसके बेसिस पे अग्रीमेंट रखा जाता है कि अगर ऐसा होता है, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर अगर बेस्ड कोई एग्रीमेंट है तो उसे हम लॉफुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। पॉइंट 8 है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग और एन एक्ट। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो हो ही नहीं सकती है तो फिर उसका कोई एग्रीमेंट भी लॉजिकल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ करण एंटर्स एन एग्रीमेंट विद हिज फ्रेंड टू गिव हिम हिज कार इफ व्हेन ही स्कोर्स 101% इन हिज फाइनल एग्जाम्स। 100 तो वैसे आते नहीं है, 101 तो क्या ही आएंगे, बट स्टिल ये अग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 101% एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं पेपर में, आप ला ही नहीं सकते हैं। तो ये एक इम्पॉसिबल थिंग हो गई जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि कभी ऐसा होगा भी। तो इनमें ये जितने भी टाइप के हमने 8 का टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स डिस्कस किए हैं, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती फॉर इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं और इसके बेसिस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप कभी कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक रिलीफ भी इवन नहीं क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्रीमेंट्स पहले से ही डिक्लेयर्ड हैं वॉइड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we come to contract. Section 2 subsection H of Indian Contract Act 1872 defines what is a contract. A contract is a lawful agreement. In other words, an agreement enforceable by law. ये हमने पहले भी काफी बार सुना होगा। An agreement which is enforceable by law मतलब कोई भी एक अग्रीमेंट जिसे हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं और उसे इस पे बेसिकली हम एक ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं टू गेट कॉम्पनसेशन और डैमेजेस और एनीथिंग, बट वो अगर इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी एग्रीमेंट, नॉट प्रॉमिस, अग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर वो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल है तो फिर उसे हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट, और यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में घुमा फिरा के यही बात लिखी गई है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिकली एक प्रॉमिस होना जरूरी है, प्रॉमिस के लिए ऑफर होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसी टर्म्स में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर उससे एक प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस के साथ साथ कंसिडरेशन होनी चाहिए जिससे कि एक अग्रीमेंट बनता है। तो ये अग्रीमेंट यहाँ पर लिखा गया है, जो कि एक अग्रीमेंट इतनी सारी टर्म्स के साथ एक अग्रीमेंट बनेगा, और फिर अगर लॉ के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी हो जाती है तो फिर वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बना दिया जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हम उसे कह सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे अग्रीमेंट बन चुका है, बट इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होना जरूरी है, और उसे चेक करने के लिए जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके लिए कुछ चीजें होनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ इज देयर इज फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यू कैनॉट इन्फोर्स इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब नॉन फ्री कंसेंट जो होता है, फ्री कंसेंट अगर डिविएट हो रहा है तो उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कोअर्जन हो गया। नाउ व्हाट इज कोअर्जन? कोअर्जन इज बेसिकली कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब जरूरी नहीं कि कमिट कर ही दिया हो, सिर्फ डराना भी काफी है। थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट, एनी एक्ट, इनफैक्ट एनी एक्ट दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कोई भी आप इलीगल काम करने के लिए अगर किसी को डराते हैं तो उसे कोअर्जन हम मान सकते हैं। और व्हाट इज, एंड सेकंड इज व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्जन कुछ हद तक सेम भी हम दिखता है, मतलब ऊपर ऊपर से अगर हम देखा जाए तो, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम इलीगल काम करने के लिए थ्रेटन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली कोई अपनी अथॉरिटी यूज करके गलत तरीके से उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, नॉट इलीगली, मतलब इलीगल काम के लिए थ्रेटन नहीं किया जा रहा है बट अथॉरिटी यूज हो रही है। जैसे कि किसी भी हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप अगर देखें, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है जहां पे एक जो पर्सन होता है वो अपना कॉन्फिडेंस प्लेस कर देता है दूसरे के ऊपर, जैसे कि हम टीचर या स्टूडेंट की रिलेशनशिप ले लेते हैं, या फिर पुलिस की और जनरल पब्लिक की रिलेशनशिप ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक पार्टी के पास जनरली ज्यादा पावर होती है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो फिर उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। अगला पॉइंट है फ्रॉड। फ्रॉड हमने काफी बार सुना होता है, इसका लीगल मीनिंग बेसिकली ये है कि in order to mislead the person to whom the representation is addressed, मतलब अगर आप किसी चीज को छुपा रहे हैं, एक्टिव कंसीलमेंट जिसे कहते हैं हम, या फिर कोई चीज को अगर आप सच बता रहे हैं ऑल्दो आपको पता है कि वो सच नहीं है,
तो उसे हम फ्रॉड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड काफी हद तक सिमिलर है, बस एक इनमें डिफरेंस होता है कि फ्रॉड में इंटेंशन होता है, मेंस रिया होता है। मेंस रिया इज बेसिकली इंटेंशन, रॉन्गफुल इंटेंशन होता है फ्रॉड के अंदर, एक्टिव कंसीलमेंट या फिर किसी चीज को अगर गलत बता रहे हैं आप, मतलब कोई चीज आपने बता दी कि हाँ ये ऐसा होता है, बट ऑलरेडी ऑल्दो आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है, तो अगर आपको पता है तो वो फ्रॉड होगा। बट अगर आप भी उसे ट्रू मान रहे हैं और आपने बता दिया सामने वाली पार्टी को कि वो ट्रू है, आपने भी यही माना ऑल्दो वो ट्रू नहीं था, तो उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता था तो वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, दैट्स इट। और लास्ट हमारे पास पॉइंट है इसमें मिस्टेक। मिस्टेक किसी भी टाइप की हो सकती है, छोटी छोटी मिस्टेक या फिर काफी बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे कि वही मैंने जो एक आपको पहले भी लीगल मैक्सिम बताया था, कंसेंसस एड आइडम, जो होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स बेसिकली अगर नहीं हो रहा है किसी, मान लीजिए गलती की वजह से, जहां पे मतलब स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया किसी चीज को, इसकी वजह से अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है तो उससे भी फिर हम कॉन्ट्रैक्ट से डिफर कर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। सेकेंड पॉइंट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है और कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसे कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है, दे आर ऑफ मेजॉरिटी एज, मेजॉरिटी मींस 18+, जो कि एडल्टहुड है। दे आर ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड से जरूरी नहीं है कि ऐसा है कि कोई पागल अगर है, मान लीजिए इनसेन है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसा होता है केसेस जहां पे फॉर सम टाइम अ मैन इज इनसेन और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो सैनिटी अपनी वापस हासिल कर लेता है। मतलब वो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए आदमी इनसेन होता है, कुछ टाइम के लिए सेन होता है। तो उस अगर सीन पीरियड में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट अगर वो इंसेन माइंड में, जैसे कि अगर मान लीजिए लिकर के इंटॉक्सिफिकेशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई कर रहा है, तो उसे साउंड माइंड का आदमी हम नहीं मान सकते। इसी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। एंड थर्ड इज दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि कोई लॉ उन्हें बार नहीं करना चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल्स हो गए, क्रिमिनल्स आर नॉट इन ए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रिमिनल्स के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है तो फिर हम उसे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं मान सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द थर्ड पॉइंट, द अग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड द लॉफुल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर, विच मीन्स दे आर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स जो फाइनल मोटिव होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, या फिर फॉर दैट मैटर कंसिडरेशन भी इलीगल नहीं हो सकती है। तो कंसिडरेशन भी एक लीगल वे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने का, कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली मेक करने का। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं उसके अंदर हर चीज, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए, हर चीज लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बार्ड बाय एनी लॉ पर से। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर ऑफ सच नेचर दैट वुड नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, विच मीन्स अगेन इट शुड नॉट बी बार्ड बाय एनी लॉ। दे आर नॉट फ्रॉडुलेंट, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जो कि हम पिछले वाले पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। दे डू नॉट कंटेन एन एक्ट दैट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। इंजरी यहाँ पे लीगल इंजरी की बात हो रही है, नॉट लाइक फिजिकल इंजरी। और इंजरी होती है जबकि किसी को एक लीगल राइट किसी का हार्म होता है तो हम उसे इंजरी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे इंजरी कहीं नहीं होनी चाहिए, तो तभी उसको हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। द कोर्ट रिगार्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एट लार्ज। तो तब भी अगर ऐसा कुछ है कि जो कि अनएथिकल है काफी, जो कोर्ट्स उसे इमोरल मानते हैं, तो फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। Now we have the very famous and landmark case of Balfour versus Balfour, which was decided in 1919. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कपल है बेल्फोर, दोनों का सरनेम सेम है, ऑल्दो दोज आर नॉट द सेम पीपल। तो एक मिस्टर बेल्फोर है, एक मिस बेल्फोर है इसमें पार्टी। तो यहाँ पे कपल सीलोन के रेजिडेंट है, सीलोन इज प्रेजेंट डे श्रीलंका, और वो हॉलीडेज के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। तो अब वहां पे अचानक से मिसेस बेल्फोर की तबीयत खराब हो जाती है, तो ड्यू टू द इल हेल्थ शी इज एडवाइज टू स्टे इन इंग्लैंड। और मिस्टर बेल्फोर और मिसेस बेल्फोर का ये एक
एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है कि मिस्टर बैलफोर विल एक्चुअली सेंड अ सम ऑफ 30 पाउंड्स पर मंथ, मतलब वो हर महीने 30 पाउंड भेजते रहेंगे फॉर मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद वो अपना अमाउंट भेजना बंद कर देते हैं अपनी तरफ से मिस्टर बैलफोर। तो मिसेस बैलफोर उनके अगेंस्ट एक एक्शन ले आती हैं कि उनको अपने हस्बैंड से अमाउंट रिकवर करना है। तो यहाँ पे मिसेस बैलफोर ने ये कंटेंट किया था कि एक अग्रीमेंट हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो मिस्टर बैलफोर इज लायबल टू पे, एंड शी सेड दैट शी हैड राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एज अग्रीड बाय हर हस्बैंड, क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले ही एक अग्रीमेंट हो चुका था एज वी नो। तो जो हम जजमेंट देख रहे हैं ये कोर्ट ऑफ अपील का जजमेंट है, मतलब इसे एक बार पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था एक बेसिकली केस, फिर उसके बाद इसमें मिस्टर बैलफोर ने एक अपील की थी टू रिकंसिडर द जजमेंट, और जो फाइनल जजमेंट आया था उसमें लिखा था कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब यहाँ पर जब अग्रीमेंट जब ये बनते हैं तो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। तो अगर लीगल रिलेशंस बनाने का इंटेंशन नहीं है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, दैट इज मेरली एग्रीमेंट। तो यहाँ पे फाइनल जजमेंट ये आता है कि द हस्बैंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द 30 पाउंड्स विच वॉज अग्रीड, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं बनती है, और इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप is important part, is an important and integral part to form a contract. And by this we end the Balfour versus Balfour case. Let's move to the next slide. अब हम इस स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पे अग्रीमेंट तो फॉर्म हुआ बट वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाए। पहला एग्जांपल है कालीन भैया और मकबूल भैया का, जहां पे मिर्जापुर फैंस समझ गए होंगे वैसे इस रेफरेंस को। तो यहाँ पर कालीन आस्क्ड मकबूल टू किडनैप गुड्डू एंड टेक हिम टू हिज हाउस, टू विच मकबूल अग्रीड एंड वेंट ऑन टू फाइंड हिम। तो यहाँ पे अग्रीमेंट तो बन चुका है क्योंकि कालीन भैया ने बोला, मकबूल मान गए, तो हो गया यहाँ पे। बट बात यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किडनैपिंग है, और किडनैपिंग इज एन इलीगल एक्ट। तो यहाँ पे अगर इलीगल एक्ट है जो कि एक्सप्रेसली बार्ड है किसी लॉ से, तो वहां पे हम ये ऑब्जेक्ट इलीगल होने की वजह से इसे कॉन्ट्रैक्ट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो दिस विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ऊपर लिखा ही है। सेकंड केस है अनिल और उसकी गर्लफ्रेंड का। अनिल proposes to his girlfriend and said that he loves her so much and will even bring moon and stars for her, to which she agreed. अब पहली बात तो कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों में, बट ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी वाला एग्जांपल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात जो उन्होंने बोली है, अनिल ने बोली है कि ब्रिंग मून एंड स्टार्स फॉर, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकलिटी। देखा जाए तो बोलने के लिए ठीक था, बट अनिल की गर्लफ्रेंड भी काफी सीरियस हो गई, तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट which can be enforced in the court of law. Third example है, a father promises his 16-year-old son that he will buy him a bike if he scores 90% marks in class 10th, basically in 10th standard, but he does not buy it even after good result by his son. ये तो खैर धोखा हमारे साथ भी कई बार हो चुका है, बट यहाँ पे है कि फादर ने प्रॉमिस किया 16-year-old son को कि वो बाइक खरीद देंगे अगर वो उसके 90% आ जाते हैं, 90% आ गए, फिर भी उसके बाद भी बाइक नहीं मिली। तो यहाँ पे बात ये हुई कि बैलफोर वर्सेस बैलफोर वाले केस के टाइप से ही यहाँ पे एक वो प्रेसिडेंट लगा सकते हैं हम लोग कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से ये अग्रीमेंट ही रह जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हम इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब एक बार कंपाइल करके डिफरेंस देख लेते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, और बेसिस ऑफ कंपैरिजन हमारे कई सारे पॉइंट्स हैं, जो कि इसमें से पहला है कि मीनिंग, मतलब क्या है। An agreement is made when a proposal by one party is accepted by another lawful consideration. कंसिडरेशन होनी चाहिए, यहाँ पे ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो फिर एक प्रॉमिस बन जाता है। उस प्रॉमिस के साथ अगर लॉफुल कंसिडरेशन भी लगा देते हैं तो फिर वो एक एक्सेप्टेंस होते के साथ ही वो अग्रीमेंट बन जाता है विद लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्वियसली। तो अब इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में टर्न करने के लिए यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड व्हेन एन एग्रीमेंट बिकम्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, विच इज अ बेसिक डिफरेंस, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। एलिमेंट्स में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस,
यहाँ पे साथ में ऑफर होता है जो कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरा एक्सेप्ट करता है विद लॉफुल कंसिडरेशन, और थर्ड पे यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो इन्फोर्सेबिलिटी भी लॉ की होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अब ये सेक्शन की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइंड है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइंड है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर बेसिकली जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो, ऑल्दो कई बार हम एग्रीमेंट्स भी देख सकते हैं राइटिंग में हो, बट जनरल नहीं हम देखते हैं, जनरली नहीं देखते हैं। यहाँ पे जनरली एडवाइस भी होता है और जनरली यूजुअली मतलब हम देखते हैं कि रिटर्न और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ताकि एक प्रूफ बन जाता है कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं लोग। लीगल ऑब्लिगेशन चेक कर लेते हैं। देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन एज लॉन्ग एज इट इज अ मेयर अग्रीमेंट। अग्रीमेंट स्टेज तक ऑब्लिगेशन नहीं है, और अगर ऑब्लिगेशन बनाना है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट हम कह देते हैं, तभी वो इन्फोर्सिबिलिटी अंडर लॉ वाला कंसेप्ट आता है कि अगर इन्फोर्सिबल नहीं है तो वो अग्रीमेंट है जहां पे नो लीगल ऑब्लिगेशन होगा ऑब्वियसली, और अगर इन्फोर्सिबिलिटी भी है तो फिर हमारे पास ये आ जाता है कि ये देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली इन्फोर्सिबिलिटी बनेगी तो ही लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगा। स्कोप, इट हैज अ वेरी वाइड स्कोप। ऑब्वियसली हर एक छोटी छोटी जो प्रोमिसेस होती हैं उन्हें हम अग्रीमेंट बोल सकते हैं, बट हर एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली बनते हैं तो एक नैरो स्कोप बन जाता है इसके लिए। सो यहाँ पे हम लोग अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सारे डिफरेंसेस एक बार समराइज कर चुके हैं। बाय दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप इससे काफी कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आशा करता हूँ कि भाई 2020 इतना खराब तो अगला साल कम से कम ना ही हो। बाकी बाकी हम होप ही कर सकते हैं, और कुछ तो हमारे पास है नहीं। So let's hope for the best and see you in the next one.